आज हम एक ऐसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ के पन्ने पलटने वाले हैं जो हमें आध्यात्मिकता की नहीं बल्कि सत्ता, राजनीति और शासन की दुनिया में सीधे ले जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। आमतौर पर जब भी हम प्राचीन भारतीय सोच की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद अद्वैत, सांख्य, योग, ऐसे दर्शन जो इस दुनिया को, इस भौतिक जगत को एक तरह से माया या कम जरूरी मानते हैं ना। एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो ज्यादातर आध्यात्मिक है, समाज केंद्रित है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इसी प्राचीन भारत के सबसे जरूरी ग्रंथों में से एक बिल्कुल इसके उलट हो। एक ऐसा ग्रंथ जो सत्ता पाने और उसे किसी भी कीमत पर बनाए रखने का एक कह सकते हैं एक निर्मम और प्रैक्टिकल गाइड हो। तो आज की इस पड़ताल में हम समझेंगे कि ये खोया हुआ ग्रंथ वापस कैसे मिला, इसके मूल सिद्धांत क्या हैं और आज की दुनिया में इसकी अहमियत क्या है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये इतना जरूरी ग्रंथ हमारे सामने आया कैसे, क्योंकि सच तो ये है कि ये सदियों तक गुमनामी के अंधेरे में कहीं खोया हुआ था। सोचकर देखिए, सदियों तक ये ग्रंथ किसी को पता ही नहीं था। फिर 1904 में आर शमा शास्त्री नाम के एक स्कॉलर को तंजौर में एक पंडित के पास इसकी एक कॉपी मिली, और जब 1915 में इसका अंग्रेजी अनुवाद छपा तो दुनिया भर में तहलका मच गया। इसने प्राचीन भारत की वो सिर्फ आध्यात्मिक वाली छवि को हमेशा के लिए तोड़ दिया। हाँ, इसकी असली तारीख को लेकर आज भी विद्वानों में बहस है, पर ज्यादातर इसे मौर्य काल से ही जोड़कर देखते हैं। तो अब आते हैं अर्थशास्त्र के सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि आखिर कौटिल्य के हिसाब से एक आदर्श राज्य होता कैसा है। कौटिल्य ने इसे सप्तांग सिद्धांत का नाम दिया। उनके लिए कोई भी राज्य एक बेजान मशीन नहीं, बल्कि एक जीते जागते शरीर की तरह है। और इस शरीर के 7 जरूरी अंग हैं, और जैसे हमारे शरीर का कोई भी एक अंग अगर कमजोर पड़ जाए तो पूरा शरीर बीमार हो जाता है, ठीक वैसे ही राज्य का भी हाल है। और ये 7 अंग कौन से हैं? सबसे पहले स्वामी यानी राजा खुद, फिर अमात्य यानी उसके मंत्री और अफसर, तीसरा जनपद यानी जमीन और उस पर रहने वाले लोग, चौथा दुर्ग यानी मजबूत किला या राजधानी, पांचवा कोष यानी खजाना, छठा दंड यानी सेना की ताकत, और सातवां मित्र यानी आपके सहयोगी देश। कौटिल्य का साफ मानना था कि इनमें से एक भी कड़ी टूटी तो पूरा राज्य बिखर सकता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कौटिल्य का ये इतना जटिल राज्य असल में काम कैसे करता था। और यकीन मानिए, इसकी जो बारीकियां हैं वो हैरान करने वाली हैं। ये एक नंबर ही इस राज्य की जटिलता बताने के लिए काफी है। 34 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 34 अलग-अलग सरकारी विभागों का जिक्र है। 34! जरा सोचिए, उस जमाने में इस लेवल का प्रशासनिक ढांचा, ये वाकई अविश्वसनीय है। और ये कोई मामूली विभाग नहीं थे। जरा सुनिए, मनोरंजन के लिए एक अलग कंट्रोलर, हाथियों की सेना का अलग कमांडर, यहाँ तक कि पासपोर्ट ऑफिसर भी। और तो और शराब और जुए को कंट्रोल करने के लिए भी अलग-अलग विभाग थे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, राज्य का कंट्रोल लोगों की जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू पर था। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मिला जुला मॉडल दिखाई देता है। कुछ चीजें जैसे सोना, चांदी, खदानें, यहाँ तक कि शराब, इन पर तो राज्य का पूरा एकाधिकार था। लेकिन खेती, व्यापार, पशुपालन, ये सब निजी हाथों में थे। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि निजी संपत्ति का होना उस पुरानी थ्योरी को सीधे सीधे खारिज करता है जिसे ओरिएंटल डेस्पोटिज्म या पूर्वी निरंकुशता कहा जाता। तो घरेलू मामलों से निकलकर अब चलते हैं विदेश नीति की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जो कौटिल्य के हिसाब से आदर्शों पर नहीं बल्कि कठोर यथार्थ पर चलती थी। कौटिल्य एक महत्वाकांक्षी राजा के मन में उठने वाला एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। अगर किसी को अपना साम्राज्य बढ़ाना है, विजय पानी है, तो उसे अपने पड़ोसियों को किस नज़र से देखना चाहिए? और इसका जवाब छिपा है राजमंडल सिद्धांत में। इसका लॉजिक बहुत ही सरल और क्रूर है। आपका जो पड़ोसी है वो आपका स्वाभाविक दुश्मन है, और आपके दुश्मन का जो दुश्मन है यानी आपके पड़ोसी का पड़ोसी, वो आपका दोस्त है। ये पूरा सिद्धांत उस राजा के लिए है जिसे कौटिल्य विजिगीषु कहते हैं, यानी वो जो हमेशा जीतने की इच्छा रखता है। कौटिल्य की ये एक लाइन राजमंडल के पूरे सिद्धांत का सार बता देती है। यहाँ दोस्ती, दुश्मनी भावनाओं पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रणनीतिक फायदे और जरूरत पर टिकी है।
अब आते हैं इस ग्रंथ से जुड़ी एक बहुत बड़ी बहस पर। विद्वानों के बीच आज भी ये सवाल उठता है, क्या अर्थशास्त्र किसी असली साम्राज्य का, जैसे मौर्य साम्राज्य का, हूबहू ब्यौरा है, या ये सिर्फ एक थियरी है, एक आदर्श खाका है? इस पर मोटे तौर पर दो तरह के विचार हैं। एक तरफ आर.एस. शर्मा और रोमिला थापर जैसे बड़े इतिहासकार हैं, जिनका मानना है कि ये वाकई एक केंद्रीकृत मौर्य साम्राज्य का ही वर्णन है, जहां राजा का कंट्रोल बहुत मजबूत था। लेकिन दूसरी तरफ J.C. हिस्टरमैन जैसे विद्वान हैं, जो कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ एक सैद्धांतिक खाका है। वो तर्क देते हैं कि इसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी की श्रृंखला उतनी साफ नहीं है, जिससे लगता है कि ये सिर्फ एक आदर्श स्थिति की कल्पना है। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि हजारों साल पुराने ये विचार आज भी इतने प्रासंगिक क्यों हैं? कौटिल्य आज की दुनिया से कैसे जुड़ते हैं? देखिए, कौटिल्य के जो विचार हैं वो रियल पॉलिटिक का शायद सबसे पुराना और सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये एक ऐसी राजनीतिक सोच है जो विचारधारा या नैतिकता से ऊपर देश के हित और व्यवहारिक शक्ति को रखती है, और ये सोच आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधुनिक सिद्धांतों से बहुत मिलती जुलती है, जैसे केनेथ वॉल्स का संरचनात्मक यथार्थवाद। अर्थशास्त्र का ये कथन इसकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है कि न तो कायरों की तरह झुक जाओ और न ही मूर्खों की तरह बिना सोचे समझे अपनी जान दे दो। समझदारी इसी में है कि ऐसी नीतियां अपनाओ जिससे तुम जिंदा बचो, ताकि कल फिर से लड़ सको। ये सलाह आज भी उतनी ही सटीक है जितनी हजारों साल पहले थी। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं, आज की इस दुनिया में जहां गठबंधन बनते बिगड़ते हैं, जहां शक्ति का संतुलन हर पल बदल रहा है, क्या सत्ता के इस खेल को समझने के लिए कौटिल्य का ये 2000 साल पुराना खाका आज भी सबसे कारगर चाबी है? इस पर सोचिएगा जरूर।